हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं धारा 498 ए के बारे में। जो हमें पता है क्या होता है, मारपीट अगर कोई व्यक्ति करता है अपनी वाइफ के साथ या ससुराल में किसी महिला के साथ मारपीट होती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो उसका पति हो या परिवार वाले हो, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही होती है, गैर जमानती जो है गिरफ्तारी की जाती है। इसी पर जो है विवाद लगातार चल रहा है। तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो है याचिका दायर की है और ये बोला है कि यह धारा जो है पुरुषों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, खासकर आर्टिकल 14, जहां पे हम समानता के अधिकार की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है लिंग, जाति या किसी भी प्रकार से जो है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उनका कहना है कि 498 ए जो धारा है बहुत सारे पुरुषों के साथ जो है ज्यादती होती है, इसका मतलब जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे डिफेंड किया है, क्या क्या तर्क दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मना कर दिया, देखो तुम्हारी याचिका कुछ भी हो, 498 ए धारा कहीं से भी गलत नहीं है और पुरुषों के अधिकारों का हनन भी नहीं करती, हम इसको बदलेंगे भी नहीं। तो क्या क्या तर्क दिए हैं वो सारा यहाँ पे समझने वाले। देखो क्या लिखा है, आईपीसी की धारा 498 ए से होता है पुरुषों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। आर्टिकल 14 की बात की जा रही है, क्योंकि वो बोलता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। लिंग मतलब पुरुष महिला कुछ भी है, हम सबको बराबर देखेंगे। लेकिन क्या बोले कि यहाँ बोले कि पुरुषों के लिए कोई कानून क्यों नहीं कि घर पे मारपीट हो या फिर जो है उनके अधिकारों का हनन हो जाए तो वो जाके पुलिस स्टेशन में जो है रिपोर्ट कर सके। देखो क्या लिखा, पहले हम बात करते हैं कि मुख्य चर्चा के बिंदु क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, ऐसा जो है यहाँ पे याचिका में बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं भाई, कोई उल्लंघन नहीं करती है। पहली बात तो उन्होंने मना ही कर दिया, उल्लंघन ही नहीं करती है। कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, गरिमा के उद्देश्य के लिए बनाया गया था और इसका मकसद पूरी तरीके से न्यायोचित है। हमने ये कानून पुरुषों के अधिकारों का हनन करने के लिए थोड़ा ना बनाया है, हमने ये कानून बनाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए बनाया है, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपत्ति क्या है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से तर्क यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पे बात करें जो है, क्या यह धारा जो है 498 ए, अब जिसको हम जो है बदल दिया गया, बीएनएस की जो धारा 85 है, दोनों सिमिलर है ना, बस नाम में परिवर्तन हुआ है, प्रावधानों में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कल को बोल देगी जो है धारा 498 ए जो है अब परिवर्तित होकर जो है बीएनएस की धारा जो है 85 हो गई, इसमें कुछ बदलाव किए गए। तो हमको बोला नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस नाम बदला गया है। देखो सेम है। यदि पति, अब इसमें लिखा गया है, यदि पति या ससुराल वाले विवाहिता महिला जो है के साथ क्रूरता करते हैं, मारपीट करते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, तो यह गंभीर दंडनीय अपराध के रूप में जो है माना जाता है। देखो मानसिक उत्पीड़न के कई बार जो है कुछ फनी मामले आए हैं। एक गुजरात की महिला थी, उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि ये मुझे बोलते हैं कि चटाई पर बैठो, टीवी पे सीरियल मत देखो, पानी भरने जाओ, ये सब मानसिक उत्पीड़न है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये व्यक्तिगत मामला हो गया, ये बहुत 100 में से किसी एक व्यक्ति को जो है इस प्रकार की चीज़ से समस्या हो सकती है, तो उसको वहाँ पे खारिज कर दिया। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न कर रहा है तो भी जो है यहाँ पर इसके तहत कार्यवाही होगी। मूल उद्देश्य इसका है कि महिलाओं को हम घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचा पाए या जो है घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को जो है न्याय दिला पाए। नाम बदलने के बावजूद भी यहाँ पर प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह आपको जो है याद रखना है। अब आर्टिकल 14 हमें पता है कि भाग 3 में जो है अनुच्छेद 14 हमारा क्या बोलता है कि जो है सभी व्यक्तियों को, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी हो, कानून के समक्ष क्या है, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी, समानता और जो है कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी, मतलब कोई भी भेदभाव कहीं पर भी नहीं होगा। विधि के समक्ष समता, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं। देखो इसका सबका मोटा मोटा मतलब यही है कि किसी के साथ भी कहीं पर भी कानूनी रूप से राज्य सरकार के सामने या राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है समानता से देखा जाएगा। आर्टिकल 14 के उल्लंघन या अपवाद बहुत सारे हैं। आरक्षण को आर्टिकल 14 का अपवाद मानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे समानता को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल लोगों को स्पेशल अधिकार दे देते हैं। तो इस प्रकार के अपवाद हमें देखने को मिलते आए हैं। देखो लिखा भी है, सभी मामलों में पूर्ण समानता या समान व्यवहार अनिवार्य नहीं होता है। कहीं पर जो है हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए
कुछ जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से रखना पड़ेगा। जैसे ये उसी प्रकार से है कि मछली को आप ये नहीं कह सकते हो कि पेड़ पे चढ़कर दिखाओ, या जो है चिड़िया को आप ये नहीं कह सकते हो कि जाओ जाके पानी में तैर के दिखाओ अंदर से जाके। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के, तो थोड़े से हमें यहाँ पर जो है कानूनों में बदलाव करना पड़ता है। तर्कसंगत आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति है। इसके अलावा कुछ वर्ग जैसे महिलाओं, बच्चे, SC/ST के लिए जो है यहाँ पर विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई है। यही है इसकी अपवाद और सीमाएं, और इसी के आधार पर जो है आर्टिकल 490 धारा जो IPC की 498 जो है यहाँ पर बनाई गई थी। अब आर्टिकल 14 और जो है याचिका की दलीलें क्या है, जो याचिका यहाँ पर दर्ज की गई, तो उसने पहले तो यही बोला है कि 498 जो है सिर्फ महिलाओं को संरक्षण देता है, पुरुषों को संरक्षण नहीं देता है, पुरुषों के साथ भेदभाव होता है। आप इतिहास उठा के देखिए, आप में से कितने के पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ फला पुरुष को जो है उसके ससुराल वालों ने जो है दहेज के लिए या किसी भी प्रकार की चीज़ के लिए, दहेज का तो नहीं प्रदान करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए जो है जिंदा जला दिया या मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, घर से निकाल दिया, नहीं ना। ऐसी चीज़ें किसके साथ होती हैं? महिलाओं के साथ होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कानून उसी के लिए बनाएगा जिसको ज़रूरत है ना। अब देखो दलीलें ऐसी दी जा रही हैं कि भेदभाव हो रहा है। इन्होंने यह भी तर्क दिया कि दुनिया के कई देश में घरेलू हिंसा कानून जो है लिंग निरपेक्ष है। घरेलू हिंसा के लिए उन्होंने जो है सिर्फ महिलाओं की बात नहीं की है, पुरुषों की भी बात की। कई सारे देश ऐसे हैं, उन्होंने ये उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तर्कों को जो है यहाँ पर जो है गुमराह करने का बोलकर जो है मना कर दिया है। देखो यहाँ पे बात करते हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है। यहाँ पर जो दो हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो है एन कोटेश्वर जो है सिंह जी ने यहाँ पे क्या बोला है, कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो आर्टिकल 15 हमारा है, भारतीय राज्य को महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है और हर कानून का गलत इस्तेमाल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बोली, पहली बात तो ये बोली कि ठीक है दूसरे देशों में है कानून बने होंगे, लेकिन हम संप्रभु देश हैं, हम किसी और को फॉलो क्यों करें। अगर इतना ही है तो वो हमें फॉलो करें। हमने जो है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार के नियम कानून बना के रखे, तो वो हमें फॉलो करें, हम उनको फॉलो क्यों करें। और उन्होंने बोला कि अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो कानून गलत नहीं होता है, उसके लूप होल्स का इस्तेमाल करके लोग गलत इस्तेमाल करें वो चीज अलग है। तो हमें उसमें सुधार की आवश्यकता है, ना कि कानून को बदलने की आवश्यकता। ये चीजें जो है यहाँ पर उन्होंने बहुत सही तरीके से दी है कि कानून गलत नहीं है अगर गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है हर केस को उसके, देखो हर केस में तो ऐसा होता नहीं कि महिला ने जबरदस्ती या झूठा आरोप अपने पति पर लगाया हो, हर बार ऐसा नहीं होता है ना, 2-4 एक्सेप्शंस होते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि हर केस को उसके अपने तथ्यों के आधार पर जो है देखा जाना चाहिए। ये नहीं मानना है कि आजकल जो है फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, पत्नियां अपने पतियों पर झूठे आरोप लगा दे रही हैं, तो हो सकता है कि ये जो महिला खड़ी है इसने झूठा आरोप लगाया। अगर उसने सच में बताया है कि हाँ उसके घर पे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और आपने एज्यूम कर लिया तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए बोला है कि हर केस को आपको अलग तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, गलत इस्तेमाल के उदाहरण हो सकते हैं लेकिन उस कानून की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है। ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है भारत की संप्रभुता और कानूनी दृष्टिकोण। जब याचिका में यह बोला गया कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है घरेलू हिंसा के जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है, किसी एक जेंडर की बात नहीं करते, तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, हमें दूसरों की नकल क्यों करनी है, बल्कि उन्हें हमारी नकल करनी चाहिए। भाई इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारे जो नियम कानून है वो बेस्ट है, वो बेहतरीन है लोगों का, ताकि इस पर भरोसा रहे। ये नहीं कि भाई फला देश में तो उस प्रकार के कानून है, काश वैसा हमारे यहाँ पर होता। ऐसी जो है भावना लेकर नहीं चलना है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधा मना कर दिया। अब बात करते हैं जो 498A में जो है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। 1983 में लाया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है घरेलू हिंसा के और दहेज के मामले लगातार देखने को मिल रहे थे, जिसमें बहू को जो है जिंदा जला देना, खाना मत देना, मारना पीटना, घर से निकाल देना या बहुत प्रताड़ित करना, ये चीज़ें जो है लगातार सामने आ रही थी। तो इसको यहाँ पर जो है बनाया गया था कानून, खासकर जो है विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए है। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि अगर लिव इन कपल्स हैं
जिन्होंने शादी नहीं की है और वो आपस में मारपीट कर रहे हैं, खासकर उसका जो भी बॉयफ्रेंड या सो कॉल्ड होने वाला हस्बैंड है वो उसके साथ मारपीट कर रहा है, तो वो इस धारा के तहत जो है कानूनी कार्रवाई का शिकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत साफ तौर पर लिखा है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। इस कानून के अनुसार अगर कोई पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 साल की सजा हो सकती है, संज्ञेय और गैर जमानती है। इसके लूप होल्स भी देखेंगे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। जमानत नहीं मिलेगी, पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों के अलावा अगर आपने घरेलू हिंसा भी की है तो वहाँ पर भी जो है आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्रूरता से मतलब है दहेज के लिए परेशान करना, चाहे उसका पति करे चाहे उसके जो है पति के परिवार वाले करे, कोई भी करेंगे, सबको वहाँ पर जो है इंक्लूड करके यहाँ पर बातें कही गई हैं। पहले सिर्फ पति का था, फिर पता चला कि सास ससुर भी परेशान कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला कि जो है ननद भी परेशान कर रही है, फिर देवर भी परेशान कर रहा है और अन्य प्रकार के तरह तरह के रिश्तेदार आकर जो है प्रताड़ित कर रहे हैं महिला को। तो उन्होंने लिख दिया कि कोई भी रिश्तेदार जो कि प्रताड़ित करता है उसको सबको यहाँ पर इंक्लूड करके बात की गई है। अब बात करते हैं 498A का दुरुपयोग कहाँ पर हो रहा है। आजकल तो आप देख रहे हैं उसके दुरुपयोग के कारण भी बहुत सारे हैं, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्या है, महिलाओं के लिए सिर्फ एक बयान पर होता क्या है, पति और उनके परिवार वालों को आप उठा लेते हो, क्योंकि बिना वारंट के यहाँ पे जो गिरफ्तारी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर बार जाके नहीं उठा कर लाना है, पहले छानबीन कर लो फिर बाद में गिरफ्तार करो, क्योंकि वारंट की जरूरत नहीं होती है, उसमें बेचारे को बाद में बेल भी नहीं मिलती है। तो लिखा है इंसाफ की कमी हो को दर्शाता है। 498A के दायर जो अधिकांश मामले होते हैं झूठे होते हैं, सजा की दर भी बहुत कम है। एक तो होता है कि बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जो सच होते हैं। देखो लिखा है एनसीआरबी का जो हमारा 2021 का डाटा है वो बोलता है कि सुनवाई के बाद मात्र 17% अभियुक्तों को ही सजा हुई है। उसके अलावा हत्याओं के मामले में सजा की दर 42% है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि जो है इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मात्र इतने लोग ऐसे हैं जिनको सजा हुई है, और मौत के मामले में कि अपनी पत्नी की हत्या ही कर दी, मात्र 42% ऐसे हैं जिनको सजा हम दिला पाए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जो है समाज में इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ रहा है, तो पहला रीज़न यहाँ पर जो है हम बात करें, महिलाओं दहेज उत्पीड़न और जो है घरेलू हिंसा के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, समय के साथ इस धारा के दुरुपयोग की चीजें बदल रही हैं। पहला तो हमारा रीजन है कि बदले की भावना, पत्नियां जो है बदले की भावना के साथ काम कर रही हैं कि तुमने प्रताड़ित किया था, व्यक्तिगत विवाद, तुमने मुझे कल थप्पड़ मारा था, तुमने मुझे ऐसा बोला, मेरे घर वालों को ऐसा बोला, तुमने मुझे नीचा दिखाया, जो भी रीज़न होता है, चले आते हैं पुलिस स्टेशन और 498A के तहत जो है कार्यवाही शुरू हो जाती है। पति को ससुराल वालों को जीना जो है हराम यहाँ पर हो जाता है। ये दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, बदला लेने के लिए। कानून का कड़ा स्वरूप, देखो कानून जितना सख्त है उसका दुरुपयोग उतना ही ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, सिद्ध होते होते जो है बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी पूरी मतलब जो है जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसकी पूरी प्रतिष्ठा वगैरह बर्बाद हो जाती है अगर मामला झूठा हो। तो कानून बहुत सख्त होने का भी एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। पारिवारिक विवादों का बढ़ना, पता चलता है कि आपस में पारिवारिक विवाद है, जो है लड़का और लड़की घर वालों का ही विवाद चल रहा है। तो क्या हुआ, बदले के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जो है 498A के तहत यहाँ पर जो है कार्यवाही शुरू हो गई। कानूनी जानकारी की कमी हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कानूनी जानकारी की कमी होना। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस आधार पर कार्यवाही होगी, किस आधार पर कार्यवाही की जा रही है। कई बार होता है महिला ने जो है थाने में रिपोर्ट तो लिखवा दी, बाद में उसको पता नहीं था कि ये मामला इतना संगीन हो जाएगा। एक वेब सीरीज नहीं, एक मूवी थी स्टेट वर्सेस नोबडी। जब पोक्सो एक्ट नया नया आया था उस समय का ही जो है उस समय पर ही आधारित मूवी है, साउथ की है, मैंने शायद कुछ दिन पहले ही देखी थी। उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जिन लोगों के लिए हम कानून बनाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा हाई कोर्ट हो या हमारी सरकार हो, उन लोगों को ही पता नहीं होता है कि कानून का मतलब क्या है। जैसे पोक्सो एक्ट बनाया गया था बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए कोई कानून बनाया गया है। तो जिसके लिए आपने कानून बनाया है कम से कम उनको तो जागरूक करिए, उनको तो बताइए कि किस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, किसके तहत जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी होगी। मतलब जो है इसका यही है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं जिस समुदाय के लिए, उस समुदाय को जानकारी ही नहीं होती है तो वो अपने अधिकारों से जो है वंचित रह जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पैसे या संपत्ति की मांग का ही मामला चल रहा है।
एलिमनी का तो आप मामला देख ही रहे हो। और होता है कि जो है कोर्ट केस कर देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा, इतना पैसा दे दो हम मामला सेटल कर लेते हैं। ये होता है आजकल। समाज में जागरूकता का भी अभाव है, महिलाओं को या जो है किसी भी व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब समाधान क्या है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर समाज में चल रही हैं, किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम इस समस्या से कैसे निपटें। जांच प्रक्रिया को मजबूत बनाना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे ही जा करके सिर्फ एफआईआर के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मत लाइए, पहले आप जांच वगैरह कर लीजिए। आपको लगता है कि आरोप सही है, तब आप जाके व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, भले ही कानून हमारी ये बताए, मतलब इससे थोड़ा सा विपरीत है। दूसरा है झूठे मामलों पर सजा। अगर मामला झूठा निकला तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके खिलाफ यहाँ पर जो है कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोग जो है थोड़ा डरें कि झूठा मूठा आरोप लगाएंगे, पता चलेगा तो हम पे ही उल्टा हो जाएगा। मध्यस्थता और सुलह का विकल्प, तो यहाँ पर यह भी है कि हर बार जो है ऐसे प्रकार के जो घरेलू मामले होते हैं, हिंसात्मक मामले होते हैं, आपको हर बार कोर्ट जाने की आवश्यकता ना हो, तो कुछ मध्यस्थता या जो है आर्बिट्रेरी कुछ ऐसा स्थापित कर दीजिए, लोग जाकर वहाँ पर जो है पारिवारिक मामलों का समाधान निकाल पाए। सामाजिक जागरूकता, समाज को जागरूक करने की भी जरूरत, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से जो है हम समय रहते जो है निपट पाएँ और जो है बेहतर तरीके से कर पाए। अब जो है यहाँ पर देखो अदालतों की बहुत सारे अलग अलग जो है हाई कोर्ट्स ने यहाँ पर जो है टिप्पणियां दी हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था 498A को बोला था, देखो लीगल टेरर है, महिलाएं जो है आतंक मचा रही हैं इस आर्टिकल का उपयोग करके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखो टिप्पणी यहाँ पर दी थी, पति के उन सभी रिश्तेदारों को अभियुक्त बना दिया जाता है जो उनके साथ रहते भी नहीं हैं। जब मामले ऐसे दर्ज आते हैं, पता चलता है कि देवर तो अमेरिका में रहते हैं और उसमें लिखा है देवर सहित संपूर्ण परिवार, पति जो है मुझे प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं। तो कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो रहते नहीं, या फिर जो है मान लो उसका ननद का नाम लिखा हुआ, वो तो बेचारी ससुराल में रहती है। तो ऐसे झूठे मामले कई बार देखने को मिले हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला है, एक पत्नी ने जो है अपने पति की 86 साल की माता जी पर आरोप लगाया कि ये मुझे प्रताड़ित करती हैं। तो सोचने वाली बात थी कि इतनी बुजुर्ग महिला जो है वो बेड से उठ नहीं पा रही हैं, बोलने में भी उनको समस्या हो रही, कैसे प्रताड़ित कर रही होंगी। तो ये झूठे आरोप हैं। इन सब के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ बताई गई है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो हमें एक ही चीज़ करनी है कि जो झूठा आरोप है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है हमें कार्यवाही करनी शुरू करनी पड़ेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखो यहाँ पे बोला है, दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बहुत बड़ा खतरा ये होगा कि विवाह संस्था जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि शादी करना चाहते हैं। डर का माहौल है, इंस्टाग्राम में तो वैसे ही तबाही मचा रखी है। ब्लू वाला ड्रम वाला केस आपने सुना होगा। इसके अलावा जो महिला की अरेंज मैरिज हुई थी, मुंह दिखाई के पैसे से अपने ही पति की सुपारी दे दी। तमाम ऐसे जो है आपको वाक्य देखने को मिल जाएंगे कि सूट केस में कोई मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, ब्लू ड्रम में मिल रहा है, कहीं पर जो है काट कर नदी में बहा दिया, जमीन में गाड़ दिया। तो ये क्या कर रही हैं चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं विवाह जैसी चीज़ों पर लोगों का भरोसा उठा रही हैं। बहुत सारे लोग अब चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, करना ही नहीं चाहते हैं। अब बात करते हैं पिछले कई सालों में अदालतों ने जो है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पारिवारिक विवाद में कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन को क्या करना है, बेहतर तरीके से जांच पड़ताल करनी है, जाकर किसी को भी उठाकर गिरफ्तार करके नहीं ले आना है। लेकिन हमें पता है पुलिस वाले भी कई बार जानबूझ के करते हैं, उठा के जबरदस्ती ले आएंगे। कई बार तो दोनों को उठा के ले आते हैं, दोनों ही, मतलब 2-4 लोग आपस में लड़े, सबको ले आएंगे, सबसे पैसे लेंगे, सबको छोड़ देंगे। तो पुलिस वाले जितना भी सुप्रीम कोर्ट बोलते रहे, वो इस प्रकार की हरकतें करते हमें दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है अमूमन। एक प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कानून पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज के मुद्दे से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498A, भारतीय संविधान की धारा 498A, भारतीय दंड संहिता की धारा 490A। सब कैसे लग रहे हैं? लगने भी चाहिए। कन्फ्यूजन यहीं पे होता है जब प्रश्न ऐसा बनता है और सारे विकल्प लगता है सब तो सही लग रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन दबाना है और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना है। तो अच्छे से पढ़ना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।